नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास और मैं आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। जी हां, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। साथियों, दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल्स प्रोसीडिंग्स में एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है या अधिनियम है, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में सारी की सारी प्रोसीडिंग्स इसके द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। न्यायाधीश जब किसी व्यक्ति को आरोप से लेकर के, यानी कि आप यूं समझिए एफआईआर से लेकर के, जब कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले एफआईआर होती है। एफआईआर से लेकर के जजमेंट तक, उसकी सजा तक इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया है? सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में भी आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दंड प्रक्रिया संहिता। इसके अंदर हम क्रिमिनल कोर्ट्स दंड न्यायालयों के गठन और उनके कार्यालय की बात करेंगे, जो कि अध्याय 2 में बताया गया है। फ्रेंड्स, अधिकतर लोगों में ये भ्रम रहता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, जज क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, न्यायाधिपति, न्यायमूर्ति। ये काफी सब जनता के द्वारा पूछे जाने ऐसे प्रश्न हैं। प्रतियोगियों से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि ओटी के माध्यम से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, दंड न्यायालय और उनका वर्क्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। फ्रेंड्स, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 तो पढ़ा ही होगा। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाएगा, यानी कि ऐसा लॉ बनाया जाएगा स्टेट के द्वारा जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक हों, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। इससे पहले सन 1741 में एक फ्रांसीसी विद्वान थे मॉन्टेस्क्यू, उनके द्वारा शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था। लेकिन उसी को आधार मान करके सन 1741 से लेकर के और आज वर्तमान तक हमारे समक्ष शक्तियों के पृथक्करण के रूप में हमें 3 एजेंसियां देखने को मिलती हैं किसी भी देश में: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इन तीनों का अलग अलग कार्य है और ये अपने क्षेत्र में काम करती हैं। कोई किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म काफी समय से हमारे भारत देश में विकसित हुआ है। जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत हमारे देश की तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका विधायिका के उन कार्यों का पुनर्वलोकन कर सकती है जो संविधान के विपरीत है, जो अल्ट्रा वायरस एक्ट है। ठीक, तो हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि भारत में 3 प्रकार के न्यायालय, यानी कि 3 लेयर कोर्ट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, सेकंड हर स्टेट में अपना अपना हाई कोर्ट और थर्ड लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को हम ट्रायल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं कि विचारण न्यायालय। अब इन्हीं विचारण न्यायालयों का गठन किया गया है और इन्हें स्पेसिफाई किया गया है और इस अधिनियम की धारा 6 से लेकर के धारा 23 तक परिभाषित किया गया है, बताया गया है कैसे क्रिमिनल कोर्ट्स का गठन सरकार के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। इसमें आपको 2 मजिस्ट्रेट, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखने को मिलेंगे और इनके अलावा न्यायाधीश, सेशन कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आइए अब हम इसका सेक्शन बाय सेक्शन अध्ययन करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल जज, एडीपीओ और भी एक्स्ट्रा जो जुडिशियल पर्पस के एग्जाम है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। सेक्शन, हाँ, इसमें आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आपको कई बार ये आप सोचते हैं कि सर आएंगे और इस पर एक बढ़िया सा अच्छा सा चार्ट बनवाएंगे और उस चार्ट के माध्यम से हम सारा के सारा कंसेप्ट अपने दिमाग में उतार लेंगे। जी बिल्कुल नहीं, मैं चार्ट ना तो खुद बना के पढ़ा हूं और ना ही चार्ट में अपनी क्लास में बनवाता हूं और ना ही चार्ट बनाने के लिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं, क्योंकि ये 10वीं की 12वीं की पढ़ाई नहीं है जिसे आप चार्ट बना करके कर लेंगे। ये बहुत बड़ा
अध्ययन का क्षेत्र है, इसमें आप कहां तक किस चीज के चार्ट बनाओगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप इन कानूनों को बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें, तभी आप इन्हें समझ पाएंगे और अपने मस्तिष्क में एग्जाम हॉल में लेकर के बैठ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चार्ट बनाने की सलाह कभी नहीं देता, मैं हार्ड वर्क की सलाह देता हूं। आप हार्ड वर्क कीजिए, अगेंस्ट एंड अगेंस्ट बुक्स के पेपर्स को पलटिए और उन्हें देखिए, पढ़िए, समझिए। एक दिन जरूर निश्चित तौर पर ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपको चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। इसमें हमें सेक्शन देखने को मिलती हैं, सेक्शन 6 to 10। वैसे तो इस चैप्टर में सेक्शन 25 तक बताया गया है, 25A तक, लेकिन हम 3 सेक्शन इसमें से निकाल लेंगे, 24, 25 और 25A, जो कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की बात करती है, सरकारी वकील की बात करती है और सरकारी वकील को कंट्रोल करने के लिए अभियोजन निदेशालय की बात करती है 25A। इसलिए हमारा टॉपिक है मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट पढ़ेंगे हम सेक्शन 23 तक। मजिस्ट्रेट वाला टॉपिक हमारा तो इसमें कहां तक पढ़ेंगे हम, सेक्शन 6 to 23 तक। इसमें हमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, ये सभी देखने को मिलेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अब सेक्शन 6, इस अधिनियम की सेक्शन 6, जो कि वर्गीकरण की बात करती है। वर्गीकरण, ठीक, क्लासिफिकेशन कर दिया क्रिमिनल कोड्स का। किसका? क्रिमिनल कोड्स का। क्रिमिनल इसमें क्रिमिनल कोड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। सेक्शन 6 बताती है कि हाई कोर्ट और विशेष विधियों के अधीन जो न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार न्यायालय होता है, डकैती अधिनियम के अंतर्गत डकैती न्यायालय होता है, ऐसे एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक अलग न्यायालय होता है। तो ये विशेष न्यायालय हो गए। विशेष न्यायालयों में विशेष न्यायाधीश अधिनियम के अंतर्गत अपॉइंट किए जाते हैं। इसलिए इसमें स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि उच्च न्यायालय धारा 6 के अंतर्गत उच्च न्यायालय नहीं है, और विशेष अधिनियमों के अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए न्यायाधीश या न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से न्यायालय आते हैं? इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका सेशन कोर्ट, दूसरे नंबर पे आता है आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखिए, इसे आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लिख भी लीजिए या फिर आप डायरेक्ट लिखिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। तीसरा लिखिए आप न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा द्वितीय श्रेणी। फिर आप लिखिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आपको सेक्शन 20 से लेकर के 23 तक देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो है सेक्शन 6 से लेकर के 90 तक ये सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको सेक्शन 9 to 19, यहां से सेक्शन 9 में स्पेशली बताया गया है कि सेशन कोर्ट क्या होगा, सेशन कोर्ट की पावर क्या होगी। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं पहला, जो कि इसके अंतर्गत सेशन कोर्ट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय है, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के न्यायालय है, और उसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट है जिसके अंतर्गत डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 20 में इसको परिभाषित किया गया है, राज्य सरकार की ये पावर है। आपको जनरली एक बात याद रखनी है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय को प्राथमिकता दी गई है, वहीं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार को प्राथमिकता दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपसे डिस्कस किए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में।
आपको पूछा जाएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट किसकी सलाह पर की जाती है, मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर की जाती है या फिर उच्च न्यायालय की सलाह पर। अब यहां पर भ्रम कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भैया उच्च न्यायालय लिखे हैं या फिर हाईकोर्ट लिखे हैं, तो ये गलती होने की संभावना है। यहां मुख्य न्यायमूर्ति कहीं पर भी नहीं है, यहां पर उच्च न्यायालय है। अब आपको मुख्य न्यायमूर्ति वाला जो कंसेप्ट मिलेगा ना, वो अदर्स स्पेशल लॉ में मिलेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। इसलिए जो विधि के विद्यार्थी हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, वो इसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रकार के न्यायालय हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सम्मिलित नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7 आती है प्रादेशिक खंड, टेरिटोरियल अधिकार का। प्रादेशिक खंड के अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक राज्य एक प्रादेशिक खंड होगा या उसमें इतने प्रादेशिक खंड होंगे जितने राज्य सरकार उचित समझे। फ्रेंड्स, प्रत्येक जिले को इन्होंने प्रादेशिक खंड में बांटा, प्रादेशिक खंड में बांटा, टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस के अंतर्गत लेके आए इसे। तो फ्रेंड्स, जिले स्तर पर प्रादेशिक खंड बताया जाता है, जिसे हम सेशन कोर्ट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक प्रादेशिक खंड एक सेशन कोर्ट होगा, सेक्शन 7 बताया गया है। और इतने प्रादेशिक खंडों में जितने की राज्य सरकार उचित समझे अपने न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 7 में ज्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन 8 पर आते हैं, क्योंकि हमें भारत में दो तरह के नगर देखने को मिलते हैं, एक सामान्य नगर, एक महानगर। महानगर की जनता अधिक होती है, उनका क्षेत्र अधिक होता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा सामान्य नगरों की अपेक्षा अधिक विशेष अधिनियमों से संचालित होता है। जैसे कि वहां की पुलिस को अधिक राइट मिलते हैं सामान्य नगर की अपेक्षा, सामान्य सिटी की अपेक्षा मेट्रोपॉलिटन एरिया में। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा एरिया होगा जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया हम मान सकते हैं, महानगर मान सकते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा ऐसे क्षेत्र को, ऐसे नगर को जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर की है या 10 लाख तक की है, महानगर क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ठीक, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन इश्यू किया जाएगा। अब महानगर के अलावा मान लिया जाए किसी महानगर की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, तो राज्य सरकार अपनी इस आशय का एक नोटिफिकेशन फिर से जारी करेगी और ये बताएगी कि यह फलाना फलाना नगर महानगर की श्रेणी में नहीं है, ये सामान्य नगर की श्रेणी में आता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 9 पर। सेक्शन 9 बताती है इसकी महानगर क्षेत्र हो गया। महानगर क्षेत्रों में महानगर मजिस्ट्रेट बैठेंगे, इसलिए इसमें महानगर को परिभाषित किया गया है सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 में सेशन कोर्ट आता है। सेक्शन 9 सेशन कोर्ट। देखिए, सेशन कोर्ट की स्थापना कौन करता है? सेशन कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार सेशन कोर्ट की बिल्डिंग बनाती है, सेशन कोर्ट का स्ट्रक्चर खड़ा करती है। लेकिन अब सेशन कोर्ट बनेगा कब? सेशन कोर्ट जब बनेगा जब सेशन कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश उपस्थित होंगे। तो इस पीठासीन अधिकारी, बिल्डिंग बन गई, अब बिल्डिंग में न्यायाधीश चाहिए, तभी इसे न्यायालय बोला जा सकता है। जब तक बिल्डिंग में न्यायाधीश नहीं है तो ये न्यायालय नहीं है, एक सिर्फ एक बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम राज्य सरकार का है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का काम यानी कि न्यायाधीश को विराजमान करने का काम उच्च न्यायालय करते हैं। ये उच्च न्यायालय की पावर है, इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर न्यायाधीश की नियुक्ति सरकार के अंडर में होने लगी तो फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो ध्वस्त हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि न्यायाधीश सरकार के विरोध में जाकर के अपने फैसले कैसे देंगे, क्योंकि वो उनके द्वारा ही अपॉइंट किए गए हैं। इसलिए यहां पर जो अपॉइंटमेंट होगा पीठासीन अधिकारी का, मुख्य सेशन न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश जिसे हम बोलते हैं, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा नहीं, सिर्फ उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, इसमें ये आ गए, सेशन कोर्ट आ गए। अब देखिए, प्रत्येक जिला एक सेशन कोर्ट होगा, ये बता दिया। अब चूंकि जिला बड़ा होता है, जिले में कई सारी सब डिवीजन होती हैं, तो उन सब डिवीजन के लिए न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए, उनकी यातायात के डिस्टेंस को कम करने के लिए जगह जगह सब डिवीजन में एक कोर्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी एक सेशन कोर्ट के न्यायाधीश को उस दूसरे उपखंड का न्यायाधीश चार्ज भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये इसमें बताया गया। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको याद इतना रखना है कि सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी, उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 10 पर। सेक्शन 10 बताती है, इसी में ही शायद देखिए
मैंने अभी आपको बताया सेशन न्यायाधीश, सॉरी मैं आपको पूरा बता देता हूं। सेशन न्यायाधीश हो गया एक मुख्य जो न्यायाधीश होता है, जो पूरे जिले में न्याय व्यवस्था को संभालता है, उसको बोलते हैं न्यायाधीश। अब इसके अलावा होते हैं अपर यानी कि एडिशनल सेशन न्यायाधीश। एडिशनल सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति जितनी आवश्यकता होगी उतनी राज्य सरकार की अनुशंसा पर हाईकोर्ट उनकी अपॉइंटमेंट उनको देगा। अब इसके लिए पेपर कराए जाते हैं, एग्जाम होता है एडीजे का, हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम, या फिर प्रमोशन के थ्रू जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या सीजेएम है उनको प्रमोट करके इस पद पर लाया जाता है। तो इसमें एडीजे देखने को मिलता है, डीजे देखने को सॉरी सेशन कोर्ट, अपर सेशन कोर्ट, या फिर असिस्टेंट सेशन कोर्ट यानी कि सहायक सेशन न्यायाधीश। सहायक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति भी हाईकोर्ट के द्वारा ही की जाती है। ठीक, अब इनमें कार्य का वितरण कैसे किया जाता है, देखिए सेशन न्यायाधीश अपने जो अपर सेशन न्यायाधीश है उनमें कार्य का आवंटन करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, अंतर रखना। और जो अधीनस्थ होते हैं उसमें करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड, सेशन कोर्ट में कोई भी मामला कैसे आता है, सबसे पहले चाहे वो रेप का मामला हो, मर्डर का हो, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर हो, तो ये सारे मामले पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में आते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट से रेफर होते हुए सेशन कोर्ट में आते हैं और कमिट होके अब सेशन कोर्ट इसे अपने नीचे जो अपर सेशन न्यायाधीश है, सहायक सेशन न्यायाधीश है, इनमें मामलों को बांट देते हैं। अब वहां ट्रायल चलती है। ठीक है, तो सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, सहायक सेशन न्यायाधीश सेक्शन 10 बताया गया है, सहायक सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। और अब मान लिया जाए मामला कमिट होकर सेशन कोर्ट में आता है। ठीक, अब ऐसे कुछ अर्जेंट मामले होते हैं जिनकी सुनवाई करनी है और इतना बड़ा जिला है तो एक सेशन न्यायाधीश इतने मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, या फिर सेशन न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, उनकी सीट खाली है, तो उस समय उस मामले की सुनवाई कौन करेगा। तो इसको भी बताया गया है कि उस समय मामले की अर्जेंट मामले जो आएंगे, जैसे कि मान के चलो बेल आ गई, कोई ऐसा मैटर आ गया, अब इसकी सुनवाई करनी है, तो सेशन न्यायाधीश क्या करेंगे, सेशन कोर्ट उस मामले को नीचे अपने एडिशनल सेशन जज के पास ट्रांसफर कर देंगे और वो एडिशनल सेशन जज से अपर सेशन न्यायाधीश उसकी सुनवाई करेंगे। अगर अपर सेशन न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है तो फिर उस मामले को असिस्टेंट सेशन जज के पास ट्रांसफर कर देंगे, तो अब असिस्टेंट सेशन जज को उसकी सुनवाई करनी है। और अगर असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है तो अब क्या करें, तो फिर उस मामले को अंततः सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए को रेफर कर दिया जाएगा कि अब आप इस पर सुनवाई करो। ये बहुत बात की रेयर कंडीशन होती है जबकि सभी न्यायाधीश अनुपस्थित हो, लेकिन ऐसा जनरल देखने को नहीं मिलता। सेक्शन 10। अब सेक्शन 11 में अपन आते हैं और ये सारा काम किसके पर्यवेक्षण में, किसके सुपरविजन में किया जाएगा, किसकी गाइडलाइन के अंतर्गत किया जाएगा, हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अंतर्गत ये मामले ट्रांसफर किए जाएंगे, मामले दिए जाएंगे। ये गाइडलाइन होती है, प्रॉपर इस अधिनियम में बताया नहीं गया है। इस अधिनियम में सिर्फ संकेतात्मक रूप में इतना ही बताया गया है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 11 पर। देखिए, अब यहां से हमें दो तरह के न्यायाधीश देखने को मिलते हैं, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में श्रेणियां नहीं होती हैं। ठीक है, अब इनमें क्या करना है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्यों बनाए जाते हैं, पहले आप मजिस्ट्रेट में जज में अंतर समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मजिस्ट्रेट उसे कैसे है, जो दंडात्मक अधिकारी होता है उसका इंग्लिश वर्ड है मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट का हिंदी वर्ड है दंडात्मक अधिकारी। अब आते हैं जज में और न्यायाधीश में अंतर क्या होता है। जज का हिंदी अर्थ है न्यायाधीश और न्यायाधीश का इंग्लिश अर्थ है जज। ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। तो जुडिशियल क्षेत्र में, जुडिशियल फील्ड में न्यायाधीश चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम तक ही न्यायाधीश का मजिस्ट्रेट कहे जाते हैं। इसके आगे मजिस्ट्रेट वर्ड यूज नहीं किया जाता है। अब सीजीएम के ऊपर होता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में सेशन जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनको मजिस्ट्रेट कह के संबोधित नहीं किया जाता है, उन्हें कहा जाता है न्यायाधीश, जज विशुद्ध रूप से। अब यहां से जज शब्द होगा, ऊपर तक जाएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति न्यायाधिपति जज, लेकिन सीजीएम तक दंडाधिकारी। जब ये सीजीएम, देखिए आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, JMFC, JMFC
एससी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और सीजीएम, सीजेएम इसको आप बोलेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये जो अधिकारी है ना, ये वाले, ये सीजीएम के अधीनस्थ है, एक नायब की काम कर रही है। इनमें अगर ये आपराधिक मैटर्स को देखते हैं, क्रिमिनल्स मैटर्स के पास आते हैं, तो इनको हम मजिस्ट्रेट कह के संबोधित करते हैं। कौन? मजिस्ट्रेट। और यदि ये सिविल मैटर देखते हैं, सिविल मैटर इनके पास आते हैं, तो हम इन्हें न्यायाधीश कहेंगे। यदि हम कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे तो इसी तरीका से इनको हम डील करते हैं। अगर क्रिमिनल मैटर्स इनके पास लेके जाएंगे जेएमएफसी, जेएमएससी और सीजीएम के पास, तो इनको मजिस्ट्रेट कह के संबोधित करेंगे। और वहीं सिविल मैटर लेके जाएंगे तो इनको न्यायाधीश कह के संबोधित करेंगे। लेकिन सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट में क्या होता है? सेशन कोर्ट में चाहे मामला सिविल हो, सेशन कोर्ट, चाहे मामला क्रिमिनल हो या मामला सिविल हो, ये हर दशा में इनके लिए न्यायाधीश वर्ड ही यूज होना है। इनको हम हर दशा में न्यायाधीश ही बोलते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, धारा 11 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कही गई है। धारा 11 बताती है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। अब देखो, राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से कहती है कि भैया हमें अपने राज्य में इतने सारे, जितने आवश्यक समझे राज्य सरकार, उतने उच्च न्यायालय ऐसे वर्ग या मामलों के लिए सुनवाई करने के लिए, उनकी ट्रायल कंडक्ट करने के लिए हाई कोर्ट से कहती है कि भैया न्यायालय स्थापित करने हैं। तो स्ट्रक्चर, कोर्ट बिल्डिंग इनके द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन उसमें जो न्यायाधीश, अभी मैंने बात की थी ना, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में करनी है, तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय क्या करेगा? यहां सेक्शन 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में क्या किया जाता है? सेक्शन 11 के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इतने न्यायाधीश जितनी आवश्यक हो, राज्य सरकार के कहने पर या केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कहने पर उच्च न्यायालय इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और ये न्यायाधीश जो है किसके अंडर में रहकर काम करते हैं? ये न्यायाधीश चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में रहकर काम करते हैं, जो बताया गया है सेक्शन 15 में, आगे की सेक्शंस में। तो ये कितनी कैटेगरी के होते हैं? फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, ठीक है, ये दो कैटेगरी होती हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 12 पर, जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएम और अपर सीजीएम की बात करता है। अब क्या होता है, यहां पर राज्य सरकार नहीं करती, यहां पर उच्च न्यायालय। अब इस न्यायाधीशों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के न्यायालयों पर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के द्वारा हर जिले में एक सीजीएम कोर्ट स्थापित किया जाएगा और उस सीजीएम की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। अब ये सीजीएम कौन व्यक्ति होगा? इसके लिए पेपर होगा, इसके लिए एग्जाम होगा? नो, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता। इसके लिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास थे, जो व्यक्ति जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पद धारण करता होगा, उसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय उस जिले का सीजीएम नियुक्त कर देगा। अब सीजीएम नियुक्त कर देगा, सीजीएम नियुक्त क्यों किया जाता है? सीजीएम नियुक्त इसलिए किया जाता है कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और डिवीजन में, सब डिवीजन में भी होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो इन पर कंट्रोल करने के लिए एक सीजीएम बैठाया जाता है सेक्शन 12 में। इसमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी होते हैं, ठीक है, और उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट भी होते हैं। तब देखिए, एक जिला है, बहुत बड़ा जिला है, उसके उपखंड है और उन उपखंडों में न्यायिक दृष्टि से, न्यायिक प्रशासन के लिए लोगों के
परेशानी को दूर करने के लिए, उनके यातायात के आवागमन की प्रॉब्लम को दूर करते हुए उपखंड में ही न्यायिक मजिस्ट्रेट को बिठाया जाता है। तो उपखंड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी आवश्यकता हो। अब उनको उनके ऊपर वहां पर एक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को बिठाया जाता है। अब उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करता है, ये वहां पर इनके ऊपर सुपरविजन की पावर रखता है। इसके अधीनस्थ होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। किसके अधीनस्थ होते हैं? उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के। जो अभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिले में थे, अब उपखंड में उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेक्शन 13 पर। सेक्शन 13 स्पेशली बताती है, विशेष कोर्ट्स की बात करती है। सेक्शन 13 यानी कि विशेष न्यायालय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखिए भैया, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है यहां पर। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार विशेष वर्ग के मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायाधीशों के, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित करेगी विशेष मामलों की सुनवाई करने के लिए। अब ये कैसे किए जाएंगे? यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को लगता है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए, तो विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की तो पावर ही नहीं है न्यायालय स्थापित करने की, न्यायाधीश को अपॉइंट करने की। तो ये क्या करते हैं, ये उच्च न्यायालय से रिकमेंड करते हैं और उच्च न्यायालय इनकी सिफारिश पर, उच्च न्यायालय राज्य सरकार केंद्र सरकार की सिफारिश पर ये सिफारिश भेजते हैं, भैया स्पेशल कोर्ट की स्थापना करनी है, न्यायाधीश दीजिए, स्पेशल न्यायाधीश दीजिए। तो उच्च न्यायालय अपने न्यायाधीशों में से स्पेशल न्यायाधीश देता है। ये स्पेशल न्यायाधीश स्पेशल क्लास के जो केसेस हैं उनको ट्रायल करते हैं, उनका विचारण करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। और ये कितने समय के लिए बनाए जाते हैं? स्पेशल न्यायाधीश, स्पेशल जज, स्पेशल मजिस्ट्रेट ये बनाए जाते हैं धारा 13 के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने समय के लिए? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट राज्य सरकार चाहे उतने समय के लिए, नो बाउंडेशन, कोई टाइम लिमिटेशन इसमें बताई नहीं गई है। तो फ्रेंड्स सेक्शन 13 विशेष न्यायाधीश, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार उच्च न्यायालय से बोलती है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित करने हैं, तो उच्च न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित करने के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों को उनमें अपॉइंट करता है, भेजता है। और 1 वर्ष के लिए ये अपने न्यायालय में बैठते हैं और उन मामलों की सुनवाई करते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 14 पर। सेक्शन 14 बात करती है लोकल जुडिक्शन ऑफ द न्यायिक मजिस्ट्रेट। लोकल जुडिक्शन यानी कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारता होगी ना, उसका क्या, वो कैसे काम करेंगे, किस स्थान में कितनी जगह पर काम करना है, उनका लोकल जुडिक्शन क्षेत्र अधिकार क्या होगा, ये धारा 14 में बताया गया है। देखिए सेक्शन 14 लोकल जुडिक्शंस। देखिए लोकल जुडिक्शंस में हम बात करेंगे, पहले सबसे पहले हमें आएगा सीजेएम। सीजेएम देखिए सीजेएम क्या करते हैं, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, जेएमएफसी, जेएमएससी, इनको क्षेत्राधिकार बांटते हैं भैया, इनका जुडिक्शंस। इनका जुडिक्शन कौन डिसाइड करता है? सीजीएम, कि आप कितने क्षेत्र में कौन से मामले सुनेंगे, ये क्वांटिफाई करने का पावर रखता है सीजीएम। ठीक है, तो इनकी लोकल जुडिक्शन सीजीएम ने डिसाइड कर दी। ठीक है, किसके सुपरविजन में? हाईकोर्ट के सुपरविजन में, हाईकोर्ट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए ये जो है सीजीएम, जेएमएफसी और जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की स्थानीय अधिकारता निश्चित करते हैं। ये इस स्थान के अंतर्गत बैठेंगे और इन मैटर्स को सुनेंगे। ये किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत। अब आते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 बताता है सबऑर्डिनेशन ऑफ द न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है सबऑर्डिनेशन। सेक्शन 15, सेक्शन 15 यहां पर
आइएगा सेक्शन 15 देखिए। सेक्शन 15 सबऑर्डिनेशन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन क्या होता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट किस हद तक अन्य मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ रहेंगे ये बताया गया है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले सीजीएम। सीजीएम किसके अधीनस्थ होगा? सीजीएम होगा सेशन कोर्ट के अधीनस्थ, ये सेशन के अधीनस्थ होगा। अब सीजीएम के अधीनस्थ कौन होगा? जेएमएफसी, और ये एक ही है जेएमएफसी और जेएमएससी, ये सभी किसके अधीनस्थ होंगे? सीजीएम के। और उपखंड में न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता हुआ उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इसके अधीनस्थ होगा, सीजीएम के। और सीजीएम किसके अधीनस्थ होगा? ये होगा सेशन कोर्ट के। ध्यान रखना, जिला न्यायाधीश की मत लगा लेना, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ रहे हैं, सिविल मैटर्स नहीं पढ़ रहे हैं। जब सिविल पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, जिला न्यायाधीश आएगा, यहाँ पर सेशन कोर्ट आएगा। ये आपको याद रखना है, विशेष करके उन फ्रेशर्स स्टूडेंट्स को जो अभी हाल ही में एलएलबी किए हुए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इनकी सबऑर्डिनेशन हो गया। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 16 पर। देखिए अब सेक्शन 16 में आपको कुछ नहीं देखना है। आपने सेक्शन 11 पढ़ लिया, 12 पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया, ठीक है, और 14 और 15 पढ़ लिया। अब हम बड़ा आसानी से ही सेक्शन 16 से लेकर के सेक्शन 19 तक पढ़ेंगे, जो कि महानगर मजिस्ट्रेटों की बात करता है। सबका सब धारा 11, 12, 13 जैसे ही है, बस उसमें अंतर है, महानगर मजिस्ट्रेट लग चुका है, सेक्शन भी बदल चुकी है। देखिए सेक्शन 16 महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब महानगर मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्य सरकार के कहने पर वही उच्च न्यायालय के द्वारा महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाएगी। ये महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट भी दो कैटेगरी में होते हैं, जेएमएफसी और जेएमएससी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन, यहां एम लग जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, पहले ये एम मतलब महानगर, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इतना अंतर आया है, बस महानगर लग चुका है इसमें। तो वही का वही है सब कुछ जो धारा 11 में था, वो पूरा का पूरा वही प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। अब आते हैं सेक्शन 17 पर। सेक्शन 17 बताती है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ये किसने बताया? सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की पूरी प्रक्रिया सेक्शन 12 जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाली थी उसी को फॉलो करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है, वही की कोई प्रावधान है। सेक्शन 18 में बताया गया है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय। तो जो अपन ने सेक्शन पढ़ी थी ना, सेक्शन 13, ये सब उसी के सदृश है। सेक्शन 18, सेक्शन 13 को सेक्शन 18 से कोरिलेट करना है, और सेक्शन 12 को सेक्शन 17 से कोरिलेट करना है, और आपको कुछ नहीं करना है और महानगर वर्ड यूज करना है, ठीक। अब हम आते हैं महानगर मजिस्ट्रेटों की लोकल जुरिडिक्शन, महानगर मजिस्ट्रेटों का सबऑर्डिनेशन, अधीनस्थता, वही का वही है जो कि इसमें थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में थी, यानी कि सेक्शन 15 और सेक्शन 14। तो फ्रेंड्स सेक्शन 19 में क्या पढ़ेंगे? महानगर मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता, मजिस्ट्रेट्स की अधीनस्थता, ठीक है। सेक्शन 19 मैं आपसे फिर कहता हूं, महानगर मजिस्ट्रेटों की लोकल जुरिडिक्शंस, महानगर मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता, सेम की सेम जो हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे के वैसे है। जैसे कि सेक्शन 19 को हमको किसकी लाइट में पढ़ना है? सेक्शन 15 की लाइट में पढ़ लीजिए आप 19 को, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रकार के मजिस्ट्रेट्स पर। ये तो हमने पढ़े अभी तक न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो न्याय पूर्ण रूप से विशुद्ध रूप से न्याय करते हैं।
लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दो मजिस्ट्रेट थे जिसमें से अब पहले हमने पढ़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये न्यायिक थे, ये पूर्ण तरीके से न्यायिक काम करते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इनके जैसे कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है, ये कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट हैं। आपको बता दूं ये वही हैं जस्ट लाइक अ डीएम, एडीएम, एसडीएम, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। इनकी पावर सीआरपीसी में बहुत सीमित पावर होती है। ये क्या काम करते हैं? ये सीआरपीसी में प्रिवेंटिव नेचर की कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। जैसे कि प्रिवेंटिव नेचर, प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स, ये प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि धारा 107-16 की कार्रवाइयां हर गांव में, देहात में, स्थानीय क्षेत्र में नोटिस आते हैं कि दो व्यक्तियों में जब झगड़ा होता है तो पुलिस अपना रेफरेंस देती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 107-16 की कार्रवाई करते हैं। 107-16, 107, 108, 110, 110 ये सब कार्रवाई करते हैं। किसी का कोई विवाद, जमीन का विवाद होता है तो मामले को यथास्थिति बनाए रखने के लिए उसको फाइनल डिस्पोज नहीं किया जाता है या उसके अधिकारों को फाइनली डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता है। मामले को यथास्थिति बनाए रखने के लिए ये जो है एक्शन लेते हैं। भैया किसका अधिकार है ये हमें नहीं पता, ये कौन मालिक है, मालिक वाला प्रश्न डिसाइड कौन करेगा? सिविल कोर्ट। लेकिन तब तक आप लड़ाई झगड़ा ना करते हुए मामले को यथास्थित बनाए रखिए। तो ये काम कौन करता है? धारा 145, 46, 47, 48, 49 ये सारे काम कौन करता है सीआरपीसी में? एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को करने होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की में आवश्यकता पड़ती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी में प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स के लिए एम्पावर किया जाता है। अब एक शब्द आपको और बताना भूल गया, बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर से। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 20। सेक्शन 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। यहां कौन को पावर है? राज्य सरकार। यहां विशुद्ध रूप से राज्य सरकार ही शक्तिशाली है। यहां हाईकोर्ट का कोई काम नहीं है। यहां राज्य सरकार जितने चाहे उतने डिस्ट्रिक्ट में डीएम, एडीएम, एसडीएम और अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भर्ती नहीं, इनका एम्पावर्ड कर सकती है। भर्ती नहीं की जाती, एम्पावर्ड किए जाते हैं। एम्पावर्ड, आपको ये बात याद रखनी है। एम्पावर्ड किसके द्वारा? देखिए, अब अगर बात चली है तो आप एम्पावर्ड शब्द को भी समझ लीजिए। जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजीएम होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एम्पावर्ड पोस्ट होती है, ना कि डायरेक्ट भर्ती वाली पोस्ट होती है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जुडिशियल फील्ड में सीजे यानी कि सिविल जज के पद पर परीक्षा देकर के आता है और उसको सिविल मैटर्स देखने होते हैं। लेकिन वहीं हाई कोर्ट सीआरपीसी से डील करने के लिए, क्रिमिनल मैटर्स को डील करने के लिए इन सिविल न्यायाधीशों को ही क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल जुडिशियल कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के तौर पर बैठने की अनुमति देती है, यानी कि उनको एम्पावर करता है। कौन? हाई कोर्ट। सॉरी, हाई कोर्ट। ऐसे ही ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, ये भी कलेक्टर ये आईएएस के तौर पर आते हैं। कोई कोई जगह ये पीएससी के तौर पर, जैसे कि एसडीएम पीएससी से आते हैं। तो डायरेक्ट एसडीएम नहीं आता, एसडीएम भर्ती होकर के किसी अन्य राजस्व पद पर आता है। ये राजस्व अधिकारी बन के आते हैं। इसे डीएम को कलेक्टर बोला जाता है। ये मुख्य राजस्व अधिकारी होता है जिले में। जिसे ही इसकी योग्यता को देखते हुए राज्य सरकार इन आईएएस को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त करती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अपर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त या फिर सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक, तो ये किसकी पावर हो गई? राज्य सरकार की। तो फ्रेंड्स, 21 में स्पेशल कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की स्पेशल कोर्ट विशेष मामलों को डील करने के लिए, देखने के लिए, जिन्हें राज्य सरकार इनके हवाले करे या राज्य सरकार के द्वारा जो मामले वर्गीकृत किए जाएं उनको डील करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार एग्जीक्यूटिव मामले, ना कि जुडिशियल मामले,
तो उनके लिए विशेष न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के स्थापित कर सकती है। ये कितनी अवधि के लिए होंगे? इनकी अवधि लिमिट कोई नहीं है, ये नो लिमिट कोई अवधि नहीं है। जैसे कि 1 वर्ष अवधि थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए, ऐसे यहां पर नहीं है। अब हम आते हैं इनकी अधीनस्थता पर। अधीनस्थता का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन किसके अधीनस्थ होगा, ये बताया गया है। और लोकल जुरिडिक्शन सेक्शंस 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेक्शंस 22 लोकल जुरिडिक्शंस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिडिक्शंस क्या होगी? देखिए, राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हुए, ठीक है, राज्य सरकार का सब पे नियंत्रण रहता है अपने पूरे ऑफिसर्स पर। तो कलेक्टर एक जिले में अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कार्य करने के लिए स्थान आवंटित करता है कि भैया आप इस स्थान में, आपकी जुडिक्शन ये है, आपकी जुडिक्शन ये है। कलेक्टर उस जिले के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता सुनिश्चित करता है। ठीक, कलेक्टर, वहां सीजीएम ने की थी सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता, यहां सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता कलेक्टर सुनिश्चित करेगा। और उपखंड में भी एक उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बैठाया जाएगा, जिसे हम एसडीएम कहते हैं, सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा कि उपखंड में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट काम अब ये न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कौन से हैं जो उपखंड में एसडीएम के अतिरिक्त भी काम कर रहे हैं? तो देखिए, आपने देखा होगा तहसीलों में तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सरकार के द्वारा किया जाता है 107 की कार्रवाई करने के लिए, 151 की कार्रवाई करने के लिए। आपने देखा होगा पुलिस 151 किसी को उठा के ले गई है तो ये लोग कार्रवाई करते हैं। तो ये सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके अंतर्गत आते हैं? डीएम के जनरल कंट्रोल के अधीन, सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। ये किसके लिए? अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए, ना कि अपने राजस्व रेवेन्यू फंक्शंस के लिए या अपने अदर किसी फंक्शंस के लिए। तो ठीक है, एक व्यक्ति एक ही सीट पर एक ही दिन में बैठ के दो दो तरह के कार्य करता है। तब जब वह जिस कैपेसिटी में कार्य करता है उसको उस कैपेसिटी में माना जाता है। ठीक है, जैसे कि एक न्यायाधीश कोर्ट में एक ही दिन में सिविल का काम करते हैं तो उन्हें न्यायाधीश बोलते हैं, जब एग्जीक्यूटिव काम करते हैं तो उन्हें मजिस्ट्रेट बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने देखा 1 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, लोकल जुरिडिक्शंस हो गए। अब आते हैं सबऑर्डिनेशंस। सबऑर्डिनेशंस भी हो गया, कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे जिले में सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और उपखंड में सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कलेक्टर के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए एसडीएम के अधीनस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश, इन सब में क्या अंतर होता है। वहीं सेशन कोर्ट के अलावा अब आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर। तो चूंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, वे संविधान से बने हुए कोर्ट हैं, तो उनके बारे में वर्णन संविधान में मिलता है। हाई कोर्ट के बारे में संविधान में वर्णन मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान में वर्णन मिलता है। तो ये संविधान से गवर्न होते हैं। तो इनके न्यायाधीशों को हम क्या कहते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते, मजिस्ट्रेट नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। इनके न्यायाधीशों को हम न्यायमूर्ति या न्यायाधिपति या जज कह के संबोधित करते हैं। तो फ्रेंड्स, जज वर्ड और मजिस्ट्रेट वर्ड, इसमें आज आपको अंतर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको हमारे देश में 3 लेयर कोर्ट सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। और 3 लेयर कोर्ट सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम बगल से ही काम करता है सीआरपीसी में, कुछ धाराओं को प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो भी एक साइड से है। आपको बता दें कि आजादी से पहले हमारे देश में जुडिशियल कार्य करने के लिए और एग्जीक्यूटिव कार्य करने के लिए एक ही व्यक्ति के पास पावर हुआ करती थी। एक कलेक्टर को जुडिशियल कार्य करने के लिए, यानी कि न्याय कार्य करने के लिए भी पात्र था, लेकिन हमारे संविधान में आजादी के बाद संशोधन किए गए और आर्टिकल 50 पार्ट 4 स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये स्पष्ट तौर पर बताया गया कि एग्जीक्यूटिव को
जुडिशियल से अलग किया जाना चाहिए, कार्यपालिका का न्यायिक पालिका से पृथक्करण, उसी को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिकोण रखते हुए कलेक्टर के पास जो जुडिशियल पावर थी उसको समाप्त किया गया, क्योंकि उससे कभी न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस है ही नहीं, उसको आप जुडिशियल वर्क दे रहे हैं, इससे बड़ा उपहास क्या हो सकता है। तो इसको समाप्त किया गया। ऐसी बहुत सी अनेक बुराइयां थी जो कि समय के साथ साथ समय धीरे धीरे समाप्त की गई। तो फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग के टाइम में तो एक दरोगा के पास ही वो पावर होती थी कि वह थाने में बैठ करके ही वह न्यायाधीश का काम कर लेता था, लेकिन वो समय दौर अलग था, आज का समय अलग है। अब हम एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आशा करता हूं कि आप सीआरपीसी में चैप्टर 2 के अंतर्गत क्रिमिनल कोड्स और उसका कार्यालय, ये सभी अच्छे से समझे